हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एज ए डेमो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है आपका बच्चों मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स वर्ड और दूसरा इसके लिए आप जो दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑल्सो। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, फिर इसके कितने पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स में किसकी स्टडी करी जाती है, ठीक है, उन पार्ट्स को किस नाम से जाना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिक्स क्या होता है बच्चों? बेसिकली मैकेनिक्स इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the system। आप सिस्टम बोल सकते हैं। सिस्टम में जैसे फॉर एग्जांपल 2 से 3 ऑब्जेक्ट हैं विच डील्स विद ए सिस्टम दैट इज इन रेस्ट। या तो वो रेस्ट पर होगा या फिर वो किस में होगा, मोशन में होगा। ऐसे सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे जो या तो रेस्ट कंडीशन में होगा या फिर वो मोशन कर रहा होगा। ठीक है। तो ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पर हो या फिर मोशन कर रहा हो। तो फर्दर इसका मैं डिवीज़न करता हूँ। फर्दर ये डिवाइड होता है आपका 2 ब्रांचेस में। फर्दर आपका ये डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में, सॉरी फर्स्ट वन इज स्टैटिक्स, second one is dynamics। first one is static, second one is dynamics। तो यहाँ पर स्टैटिक्स में क्या होता है बच्चों? स्टैटिक में जो आपका सिस्टम होता है जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम इज़ इन किस कंडीशन में होता है आपका बच्चों? रेस्ट कंडीशन में होता है, इज इन रेस्ट कंडीशन। और जो डायनेमिक्स होता है, जब आप डायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो डायनेमिक्स में आपका सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज इन मोशन, सिस्टम इज इन मोशन। डायनेमिक्स में आपका सिस्टम किस में होता है बच्चों? मोशन में होता है। ठीक है। फर्दर यहाँ पर डायनेमिक्स के 2 और कैटेगरी होती हैं, इसको देख लिया जाता है। फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स, सेकंड वन इज काइनेटिक्स। इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों? तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी तो करते हैं किसकी? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट की या फिर सिस्टम की स्टडी करते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, बट विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन। विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द कॉजेज ऑफ मोशन, जो आपका मोशन हुआ है उसका मेन रीज़न कौन सा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन यहाँ पर नहीं करते हैं काइनेमेटिक्स में। वाइल इन केस ऑफ काइनेटिक्स यहाँ पर हम लोग जो स्टडी करते हैं, यहाँ पर भी स्टडी ऑफ मोशन ही करी जाती है।
स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और सिस्टम। बट यहाँ पर क्या करा जाता है, ये जो स्टडी आपकी होती है बच्चों, ये होती है आपकी विद कंसिडरेशन ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। ये जो आपका मोशन हुआ है इसका क्या मेन रीज़न है। तो जब हम लोग यहाँ पर काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन से गवर्न होता है। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है उससे ये लॉ गवर्न होता है। फॉर एग्जांपल v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर ये आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट एस। ये आपके वेक्टोरियल फॉर्मेट है न्यूटन की तीनों लॉस का, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन का। और यहाँ पर जो टर्म आएगा जिसके बारे में हम लोग ये स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ये आप प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस लेक्चर्स में जो आपका काइनेमेटिक्स है उसमें आप लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मैकेनिक्स के टॉपिक को फोकस करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। और यहाँ पर एक टर्म और आता है जो अभी आपकी क्लास में नहीं है। जब आपका एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होता है, दैट इज जर्क, दैट इज डी ए बाई डी टी। तो यहाँ काइनेमेटिक्स में क्या होता है बच्चों कि हम लोग जो है ऑब्जेक्ट है या जो सिस्टम है उसकी स्टडी करेंगे बट विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन। बट यहाँ पर जो स्टडी होती है काइनेटिक्स में, तो यहाँ पर आपका बेसिक कॉज ऑफ मोशन जिसका नाम क्या है, दैट इज फोर्स। यहाँ पर हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन गवर्न करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है और किसी फोर्स की वजह से वो मोशन कर रहा है, तो आपका जो NLM2 है दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू m dv बाई dt। तो बच्चों जब हम लोग काइनेमेटिक्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर कभी भी कहीं भी मास का टर्म नहीं आएगा। और जब यहाँ पर हम काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर मास आपका आता है, मास टेकन इनटू कंसिडरेशन। यहाँ पर आपका मास कंसिडरेशन में आता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिक एक क्लासिफिकेशन किया, देख लीजिए आप स्टार्टिंग से। मैकेनिक्स में हम लोग उस सिस्टम की स्टडी करते हैं जो रेस्ट या मोशन पर होता है। अगर वो रेस्ट पर है वो सिस्टम, तो उस ब्रांच को स्टैटिक्स में हम लोग कंसिडर करते हैं, और अगर वो मोशन कर रहा है तो उसको डायनेमिक्स में कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर 2 ब्रांचेस फर्दर डिवाइड होती हैं, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो है
आपका स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम और ऑब्जेक्ट बट विदाउट द कंसिड्रेशन ऑफ कॉजेज ऑफ मोशन है। और जो काइनेटिक्स है इसमें जब हम लोग स्टडी करते हैं तो जो बेसिक कॉज ऑफ मोशन है, जो आपका फोर्स होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में आपके न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशंस आती हैं जो मैंने वेक्टर फॉर्मेट में लिख रखी हैं, और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जर्क, ये सारी चीज़ें काइनेमेटिक्स में आती हैं। बट वाइल डिस्कसिंग अबाउट काइनेटिक्स न्यूटन्स लॉज गवर्न करेंगे इसको। और जैसे मैंने कि यहाँ पर लिखा हुआ है एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा आपको जब मैं न्यूटन्स लॉ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर मास आ रहा है, तो जिन क्वांटिटीज़ में, यहाँ पर एक आपके लिए नोट पॉइंट है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है आपके लिए। जहाँ पर भी क्या होगा, मास कंसीडर किया जाएगा, जहाँ पर भी मास कंसीडर किया जाएगा वो क्वांटिटीज़ आपकी काइनेटिक क्वांटिटीज़ होंगी, वो क्वांटिटीज़ आपकी काइनेटिक क्वांटिटीज़ होंगी। और जहाँ पर मास डजंट कंसीडर, जहाँ पर आपका मास कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो क्वांटिटीज़ आपकी काइनेमेटिक क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, जिनमें आपका मास कंसीडर किया जाएगा वो काइनेटिक क्वांटिटीज़ होंगी, और जिसमें आपका मास कंसीडर नहीं किया जाएगा तो वो क्वांटिटीज़ आपकी कौन सी होंगी, काइनेमेटिक क्वांटिटीज़ होंगी। ठीक है, यहाँ तक आप देख लीजिए एक बार। फिर हम लोग जो है बच्चों न्यूटन के लॉस पर आते हैं। न्यूटन के लॉस पर, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है मैकेनिक्स का। इसके बाद हम लोग बच्चों न्यूटन के लॉस पर आएंगे। देख लीजिए इसको एक बार। न्यूटन के लॉस पर आने के पहले हम लोग एक डिस्कशन करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों, आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी डेटा देना है कि वो ऑब्जेक्ट आपसे कितनी दूर पर है, या उस ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी है, या उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, ये सब चीज़ें बताने के लिए जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, ये एक पोजीशन पर कहीं पर भी स्टैंड होगा तो सारी चीज़ें जो बता रहा है ऑब्जर्वर, जिस पॉइंट से खड़े होकर वो बता रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पर ये इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकंड होता है बच्चों नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बच्चों, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका जो भी रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो आपका वो रेफरेंस रेस्ट पर होगा जहाँ से ऑब्जर्वर बता रहा है, या फिर वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। कौन सी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा।
इसका मेन पॉइंट क्या हुआ, दैट मीन्स इन बोथ द केसेस आपका उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो एक्सेलरेशन। जहाँ से आप ऑब्जेक्ट को बताएंगे उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा बच्चों, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जीरो। क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एनएलएम लॉज जो होते हैं बच्चों, एनएलएम लॉज स्ट्रिक्टली वैलिड होते हैं। एनएलएम लॉज स्ट्रिक्टली वैलिड, एनएलएम के जो लॉज होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये वो डिफाइन है। और मैं फिर आगे उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई करने के लिए वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों स्यूडो फोर्स का, उसको लगाने के बाद हम लोग वहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है। एक्सेलरेशन दो टाइप से जीरो हो सकता है, या तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पर हो और या आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। ठीक है, इन सेकंड केस नॉन इनर्शियल फ्रेम आपका जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब वेलोसिटी आपकी बच्चों चेंज होगी तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों एक कॉन्सेप्ट आएगा, इसको हम लोग फर्दर अभी आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स। कॉन्सेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा बच्चों, आपको मैं बताऊंगा अभी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। NLM, Newton's laws of motion 1. This is also called law of inertia. This is also called law of inertia. तो यहाँ बच्चों क्या होता है, आपका जो स्टेटमेंट है न्यूटन्स का, तो ये स्टेटमेंट आपको याद होगा, आपने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर मेनली जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझिए, जो न्यूमेरिकल पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये लॉ जो है अनएक्सेलरेटेड, ये लॉ जो है अनएक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और उस पर वैलिड है, उस पर ये वैलिड है। ठीक है, ये लॉ, ये ऑब्जेक्ट जो है NLM 1, जो ऑब्जेक्ट्स विच ऑब्जेक्ट्स और सिस्टम किस में हो, अंडर इक्विलिब्रियम, किस कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम, या फिर यहाँ दूसरा वर्ड आपको मिल सकता है स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन में हो, वहाँ पर आपका NLM 1 लगेगा। NLM 1 जब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो या स्टैटिक कंडीशन में हो, अनएक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बच्चों कौन सा होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर A नहीं आएगा, आपका A क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। रही बात अब स्टेटमेंट की, तो मैं आपको बता देता हूँ आपका स्टेटमेंट क्या था, कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा, या जो ऑब्जेक्ट मोशन में है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन, आप कर्व नहीं करेंगे, कर्व करेंगे तो यहाँ पर जब जो टॉपिक आ जाएगा वो सर्कुलर मोशन आ जाएगा, तो आप ऑब्जेक्ट को टर्न नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट मूव कराएंगे, ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट मूव कराएंगे। तो अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं ऑब्जेक्ट में, इफ एनी ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन और ऑब्जेक्ट इन ए रेस्ट कंडीशन दैट ऑलवेज रिमेन इट्स सेम स्टेट, अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आप जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज न करें, जब तक उसकी स्टेट को चेंज न करें, ठीक है। तो यही इनर्शिया होता है कि जो बॉडी की टेंडेंसी है
क्या टेंडेंसी है, जो चीज़ वो हो रही है, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसका इनर्शिया बोल रहा है कि आप मोशन करते रहें। अगर वो चीज़ रेस्ट पर है तो उसका इनर्शिया बोल रहा है आप रेस्ट पर रहें। अगर मैं थोड़ा सा इनर्शिया के बारे में बताऊं तो इनर्शिया ये जो बॉडी के अंदर बसी बसाई प्रॉपर्टी होती है, तो इनर्शिया 3 टाइप का होता है बच्चों। पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड होता है बच्चों इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड होता है बच्चों इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सब आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका इनर्शिया क्या बोलेगा, वो रेस्ट पर रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या मोशन में रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये थर्ड केस में बस का एग्जांपल ले लीजिए, आपकी गाड़ी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, आप एक विंडो के साइड में बैठे हुए हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। सडन उसने ईस्ट डायरेक्शन में टर्न लिया, तो क्या होगा, आपकी बॉडी क्या चाहेगी, आपकी बॉडी चाहेगी कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहूं। तो क्या होगा, अगर आप विंडो के पास हैं तो आप क्या होगा, एक तरफ झुक जाएंगे। तो आप किधर झुकेंगे, आप नॉर्थ की तरफ झुकेंगे, क्योंकि आपकी बस ईस्ट की तरफ जा रही है। बट आपका बॉडी, आपका इनर्शिया क्या बोल रहा है कि मुझे नॉर्थ की तरफ रहना है। तो आप अगर राइट साइड विंडो में हैं और बस टर्न हो गई राइट साइड, तो क्या होगा, आप जो है लेफ्ट साइड या थोड़ा सा उधर हट के आपकी बॉडी क्या होगी, मूव करेगी। क्यों करेगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चों मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपको बताया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, जो भी आपका नेट एक्सटर्नल बॉडी में जो भी फोर्स लग रहा है, बट सारे फोर्सेस क्या हैं, बच्चों, सारे फोर्सेस बैलेंस कंडीशन में है। अभी मैं एफबीडी से आपको सारी चीज़ें क्लियर भी करूँगा, एफबीडी से सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल है, सेकंड में भी इनर्शियल होगा, बट हम लोग सेकंड केस जब एनएलएम का पढ़ेंगे तो एक उसका मॉडिफाइड लॉ भी होता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करके और विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स इम्प्लीमेंट करके लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको अभी फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एनएलएम 1 जिसमें बॉडी आपकी रेस्ट पर होगी वो लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं एनएलएम 2 की। सेकेंड है बच्चों आपका एनएलएम 2। एनएलएम 2 का बच्चों स्टेटमेंट क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट मैं आपको नहीं लिखा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी वेक्टर बाई डी टी। तो यहाँ से आप देखिए कि जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में जो आपका जो ये फोर्स है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम डायरेक्शन किसकी है, ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अगर आप कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो जो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा वो बच्चों सेम डायरेक्शन में ही चेंज होगा। कौन से डायरेक्शन में चेंज होगा, सेम डायरेक्शन में ही चेंज होगा। अब बात करते हैं इसको फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। दिस डी वी बाई डी टी
काइनेमेटिक्स से मैंने पढ़ रखा है क्या होता है, एम ए। तो ये बच्चों आपका, ये एम के ऊपर वेक्टर नहीं है बच्चों, ये जो है आपका न्यूटन का सेकंड लॉ का सिंप्लीफाइड वर्जन है, बट दिस इज नॉट सेकंड लॉ। सेकंड लॉ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो बच्चों चूंकि ये वेक्टर है तो ये तीनों डायरेक्शन में वैलिड होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस इट इज ए वेक्टर, सिंस एफ एक्सटर्नल इज वेक्टर, तो अगर ये वेक्टर है बच्चों तो ये एफ एक्सटर्नल अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी लगेगा, एफ एक्सटर्नल अलॉन्ग वाई एक्सिस भी लगेगा, और बच्चों ये एफ एक्सटर्नल अलॉन्ग जेड एक्सिस भी लगेगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एम ए एक्स, यहाँ पर क्या होगा एम ए वाई, यहाँ पर क्या होगा बच्चों एम ए जेड। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है आपका एक्सटर्नल फोर्स, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी लगेगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी लगेगा, और अलॉन्ग जेड एक्सिस भी लगेगा। ठीक है, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी लगेगा। यहाँ पर आप इसकी जगह, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स, अभी मैं इसको न्यूमेरिकल से समझाता हूँ यहाँ पर कैसे ये इक्वेशंस हम लोग यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम लोग थर्ड इक्वेशन में लॉ में आते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। NLM 3, this is also called action reaction law. This is also called action reaction law. तो बच्चों यहाँ पर ये लॉ किसके लिए है, ये लॉ क्या बताता है, तो ये लॉ आपको बताता है, दिस लॉ जो है बताता है आपको कि इंटरनल फोर्सेस के बारे में। इट गिव इंफॉर्मेशन, जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, बट एडिशनल पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ इंटरनल फोर्सेस acting on bodies, acting on different bodies। ये बच्चों अलग अलग बॉडीज में लगते हैं इंटरनल फोर्सेस, और ये किस में होते हैं, इट एक्ट्स, दिस इंटरनल फोर्सेस एक्ट्स इन पेयर। किस में होते हैं बच्चों, ये यहाँ पर ये पेयर में होते हैं, और ये दोनों जो फोर्सेस पेयर में हैं ये इक्वल भी होते हैं, अपोजिट भी होते हैं, बट ये सेम बॉडी में नहीं लगेंगे। ये दो बॉडीज़ का जहाँ पर भी इंटरेक्शन होगा, जहाँ पर भी उनका कनेक्शन होगा, जहाँ पर भी वो टच कर रही होंगी, वहाँ पर ये फोर्सेस लगेंगे बच्चों, और एक बॉडी पर लगेगा, और उसका एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ वो फोर्स दूसरी बॉडी पर अपोजिट लगेगा, वो फोर्स दूसरी बॉडी पे क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। जैसे कि अभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा फिर से बताऊंगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से सबसे पहले मैंने इस बॉडी का वेट बनाया। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है तो इसका वेट mg होता है, दैट इज़ ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए ये बॉडी अर्थ से टच कर रही है, तो जब बॉडी टच कर रही है तो यहाँ पर एक फोर्स आएगा बच्चों जिसका नाम होता है रिएक्शन फोर्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है बच्चों नॉर्मल फोर्स। रिएक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय n, रिएक्शन फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय r। तो यहाँ मैं रेड पेन से दिखाता हूँ बच्चों, यहाँ पर एक फोर्स इस पर लगेगा और एक फोर्स इस पर लगेगा। हालांकि मैं अभी वीडियो में इसको बताऊंगा। तो एक फोर्स इस पर लग रहा है
इसको मैं बोलूँ, मान लीजिए इसको मैं नाम देता हूँ आर, इसको भी नाम देता हूँ आर। तो जब मैं इसको पढ़ूंगा इसको, तो ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, और ये बच्चों आपकी कोई बॉडी है या ब्लॉक है, कुछ भी मान लीजिए। तो जब मैं इसको पढ़ूंगा इस वाले को, तो मैं बोलूँगा कि अभी मैं आपको ये रूल लिखाऊंगा आगे कि फोर्स, ये जो एरो है, एरो जहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरो डॉट। एरो जहाँ से स्टार्ट होता है, फोर्स उसी बॉडी पर लगता है, फोर्स उसी बॉडी पर लगता है। तो अगर आप देखेंगे, तो मैं अगर ऊपर वाले डायग्राम, ऊपर वाले आर को पढ़ूंगा, तो ये फोर्स किस पर लग रहा है, ब्लॉक पर या बॉडी पर। और कौन लगा रहा है, अर्थ। कौन लगा रहा है, अर्थ। इन द सेम मैनर मैं अगर इसकी बात करूं, तो ये एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अर्थ से। तो फोर्स किस पे लग रहा है बच्चों, अर्थ पे। और कौन लगा रहा है, ब्लॉक। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो फोर्स लगता है, अगर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ लिखूं, थर्ड लॉ, तो मॉड ऑफ एफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ बी ए। ए के द्वारा, जैसे मैं इसको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। मान लीजिए इसका नाम है ए और अर्थ का नाम है बी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि ये फोर्सेस आपस में इक्वल भी होंगे और ऑपोजिट भी होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो लिख दिया कि मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों इक्वल होंगे, जो दिख भी रहा है। और डायरेक्शन वाइज अगर ये मैंने बोला न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन वाइज क्या होंगे, दोनों अपोजिट होंगे। तो वो क्या होगा बच्चों, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, माइनस एफ बी ए। तो ये आपके ये फोर्सेस क्या होंगे बच्चों, ऑपोजिट होंगे। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपका ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करता है, एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बात नहीं करता है। इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर। ठीक है, और ये दोनों फोर्सेस आप देख भी रहे होंगे, डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज पर ये फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपका हुआ न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और है जो मैंने बताया था आपको कि मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ का मॉडिफाइड वर्जन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ NLM2। तो मैंने अभी बताया था आपको कि इफ वी वांट टू अप्लाई NLM2 in a non-inertial frame, in a non-inertial frame। आपको ऑब्जर्वर कहाँ पर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंट्रोड्यूस pseudo force, pseudo force। ठीक है, और ये pseudo force कैसा लगेगा, यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। pseudo force दो तरीके से लग सकता है। नंबर 1,
नंबर वन, pseudo force is in the same direction in the direction of मोशन, मोशन के सेम डायरेक्शन में लगेगा इफ आपका एक्सेलरेटिंग नहीं होगी बॉडी, वो बॉडी कैसी होगी, निगेटिव एक्सेलरेशन। इफ निगेटिव एक्सेलरेशन तो आपका सेम डायरेक्शन में लगेगा। फॉर एग्जांपल आप बस में खड़े हुए हैं, आपका बस एक्सेलरेट कर रही थी, अचानक से बस ने ब्रेक मार दिया, तो आप पे जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से आप आगे जा रहे हैं, वो कौन सा फोर्स है बच्चों, वो स्यूडो फोर्स है। आपका मास और उस बस का एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन होगी उसकी इन द सेम डायरेक्शन, डिसलरेशन में सेम डायरेक्शन में। और यहाँ पर इज इन द डायरेक्शन, इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कब लगेगा, जब आपका ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कब, जब आपकी बस खड़ी हुई है, और बस ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा बच्चों, आप पीछे की तरफ जाएंगे, तो आप पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, वो आप पे जो फोर्स लग रहा है वो स्यूडो फोर्स लग रहा है। अगर आप डायग्राम से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे ये कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, ये बस है मान लीजिए, इसका कुछ मास है कैपिटल एम, ये एक्सेलरेट कर रही है ए नॉट से, और आप इसके ऊपर खड़े हुए हैं, तो आप पर जो फोर्स लगेगा, अगर ये ए आपका पॉजिटिव है तो आप पर जो फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, इसका नाम होगा, अगर आपका मास स्मॉल एम है तो आप पे जो फोर्स लगेगा दैट इज एम ए नॉट। दिस इज स्यूडो फोर्स, बच्चों। और दूसरा, मान लीजिए ये कोई बस है और ये बस ब्रेक मार रही है, तो आपका जो बस का जो ए नॉट है वो निगेटिव है। निगेटिव कैसे हो, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो आप अगर इस पर खड़े हुए हैं तो आप पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, इसका मास कैपिटल एम है, आपका मास कितना है, स्मॉल एम, तो आप पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो एम ए नॉट लगेगा, बट इन द सेम डायरेक्शन। जिधर रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन के ही सेम डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, न्यूटन के 3 लॉज, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ में, और इसके बाद ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, इसको आप एक तरीके से और भी समझ सकते हैं, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। एक और इसका मेथड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बस है, और यहाँ पर खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर, और इस बस का जो एक्सेलरेशन है वो है ए नॉट। कितना एक्सेलरेशन है बच्चों, ए नॉट, और आपके बारे में वो बता रहा है और आप खड़े हैं ग्राउंड पे, और आपका मास है एम। तो अगर ये बस बच्चों एक्सेलरेट कर रही है तो इस पर जो आप पर जो फोर्स लगेगा, स्यूडो से मैं रेड से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप मान लीजिए आप पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर मैं रेड से दिखा देता हूँ, आप पर जो फोर्स लगेगा वो है एम ए नॉट, ये है स्यूडो फोर्स,
तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन है जिसका नाम है ए, या कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ये ए पर्सन है, तो व्हाट इज एम, व्हाट इज ए नॉट, एम, तो एम जो है आपका मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट का मास है, और ए नॉट जो है आपका, ये आपका एक्सेलरेशन है ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर, और मान लीजिए यहाँ पर अगर वो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, NLM2, NLM2 अगर अप्लाई करेंगे तो मॉडिफाइड फॉर्म में क्या होता है, जो बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, जो बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, प्लस बॉडी में जो आपने स्यूडो फोर्स लगाया, मान लीजिए ये इस पर कोई ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो बॉडी में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं वो, और बॉडी में जो स्यूडो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, बॉडी में जो स्यूडो फोर्स लग रहा है, बॉडी में जो स्यूडो फोर्स लग रहा है, वो वाला फोर्स इज इक्वल टू इस ऑब्जेक्ट का मास और ए डैश, व्हाट इज ए डैश, ए डैश इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, जो ऑब्जर्वर बस के ऊपर है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, ये आप कौन है यहाँ पर, ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ अगर आपको लगाना है, तो न्यूटन सेकंड लॉ में आप एक नया फोर्स इंप्लीमेंट करेंगे जिसका नाम क्या है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्या होगा, इज इन द सेम डायरेक्शन इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ निगेटिव एक्सेलरेशन, सॉरी, इन द सेम डायरेक्शन इन केस ऑफ निगेटिव एक्सेलरेशन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये फोर्स आप ऐड करेंगे और इसके बाद आप डायरेक्ट एम ए लिखेंगे। तो ये ए डैश क्या है, वो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का जो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, जो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, ये अभी आप जो है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल। इसको जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे, इंजीनियरिंग की क्लासेस में भी जाएंगे, तो आप इसको पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल। अगर आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम से क्वेश्चन लगाना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से आपको क्वेश्चन अगर लगाना है, तो आपको स्यूडो फोर्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और स्यूडो फोर्स इंप्लीमेंट करके इज इक्वल टू उस ऑब्जेक्ट का मास, और जो ऑब्जर्वर जो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है, कौन से फ्रेम में, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, उस वो ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा है, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन। यहाँ पर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम कौन सा है देख लीजिए, सॉरी नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सा है, ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है। दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों ने न्यूटन्स के लॉज और न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट फर्दर क्लास में हम लोग जो है वेरियस फोर्सेस की एफबीडी बनाएंगे, वेट कैसे बनता है, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनती है, स्ट्रिंग में टेंशन कैसे बनता है, टेंशन पेयर में होता है या नहीं होता है, इसके बाद आपका जो है स्प्रिंग फोर्सेस किस तरीके से लगते हैं एट द टाइम ऑफ स्ट्रेचिंग, एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, ये फोर्सेस कैसे लगते हैं,
और न्यूमेरिकल में हम लोग फोर्सेस को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। कब हमको न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाना है, मींस सारे फोर्सेस को बैलेंस करना है, कब हम लोगों को न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।